हेलो गाइस, दिस इज आशिम मिश्रा की विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम सर्जरी के जो कोल्ड इंजरी है उस टॉपिक में आते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि क्या है ये। इस कोल्ड इंजरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप लोग को इजी वे में आप समझ सकें और उसको डिस्क्राइब कर सकें आप कहीं भी एग्ज़ाम में। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो कोल्ड इंजरी का मतलब ये होता है कि वो लो टेम्परेचर जो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ क्लिनिकल सिम्टम प्रोवाइड करे, जिससे लेटर ऑन वो कोल्ड जो कंडीशन क्रिएट होती है लो टेम्परेचर के कारण वो नेक्रोसिस में या इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को बोलते हैं कोल्ड इंजरी। मतलब सिंपल में एक और डेफिनेशन के थ्रू बता दूं कि कोई भी कोल्ड चीज़ों के कारण इंजरी होती है, कोई भी कोल्ड टेम्परेचर के कारण या लो टेम्परेचर के कारण कोई भी चेंजेस हमारी बॉडी में मिलते हैं जो नेगेटिव चेंजेस होते हैं, जो हार्म कर रहे हैं, जो टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं, उसी को कोल्ड इंजरी बोलते हैं। इंजरी ड्यू टू कोल्ड, सिंपल। एटियोलॉजी, इसके कॉजेज़ ये देख सकते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ करते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं बिहाइंड हैविंग द कोल्ड इंजरी। पहला है लो टेम्परेचर। अगर हम लो टेम्परेचर को ज़्यादा टाइम तक देते रहें तो टिश्यू में डैमेजेस या चेंजेस आना शुरू होती हैं। और वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पहले देखते हैं। पहला होता है वेदर कंडीशन, हाई ह्यूमिडिटी और विंड, इसके कारण भी ये फैक्टर है जो हमारे इंजरी कॉज करने में हेल्प करते हैं बॉडी में। दूसरा होता है कि ज़्यादा टाइम तक अगर टाइट शूज़ या स्किन ऐसा कुछ पहने रहे या स्काई जो माउंट होता है स्किन में अटैच हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम तक कंप्रेस करते हैं, जिसमें थर्मल रेगुलेशन नहीं हो पाता और प्रॉब्लम हो जाती है और उससे टिश्यू डैमेज होना शुरू होते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता। तीसरा होता है जो हमारे बॉडी के जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो हीमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो फैक्टर डिस्ट्रॉय हो जाना या रिड्यूस हो जाना, उससे ये इंजरी हो सकती है। चौथा होता है कि जो लोकल डिसऑर्डर होते हैं टिश्यू में, वो जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ में कोई डिजीज़ आ जाना, डायबिटिक एंजियोपैथी हो गया, लिम इंजरी, ये सब के कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं कोल्ड इंजरी के लिए। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अगर कोर्स ऑफ डिजीज़ के हिसाब से देखा जाए तो एक्यूट और क्रॉनिक देखा जाता है। ये कोर्स ऑफ डिजीज़ के कारण आता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो एक्यूट हो गया फ्रीजिंग और फ्रॉस्टबाइट। फ्रीजिंग मतलब ज़्यादातर टाइम तक अगर फ्रीज़ करके रखे हो फ्रीजर्स में या फ्रीज़ करके ज़्यादा लो टेम्परेचर में आप रहे हो, स्नो में ज़्यादा टाइम तक रहे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है फ्रॉस्टबाइट, ज़्यादा टाइम तक कोल्ड में रहने से जो टिश्यू डैमेज होती हैं उसको बताया गया है। क्रॉनिक में क्या होता है कि इस कंडीशन में दो चीज़ें आती हैं, कोल्ड न्यूरोवेसिकुलर साइट्स और चिल। जो कोल्ड में क्या होता है कि जो वेसल्स होते हैं जो नर्व्स को सप्लाई करते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और लेटर ऑन साइनोसिस भी होता है, तो उसके बारे में देखेंगे हम। और अब मैकेनिज्म के बेसिस पर देखें तो क्या डेवलप करता है कोल्ड इंजरी। पहला होता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ कोल्ड एयर, दूसरा होता है कॉन्टैक्ट फ्रॉस्टबाइट, इसके कारण भी होता है। तो हम देखते हैं क्या होता है ये। अब आता है क्लासिफिकेशन बाय द डेप्थ ऑफ टिश्यू लेशन, कितनी डेप्थ में टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ है या इसमें क्या क्या डैमेजेस आए हैं, जिसमें कुछ डिग्री इसके फॉर्म में दिया है। जो 4 डिग्री हैं वो इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्रीज वी हैव टू स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है कि जो फर्स्ट डिग्री में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेक्रोसिस के जो साइन होते हैं स्किन में वो हमें नहीं दिखते पहले डिग्री में, दूसरी डिग्री में दिखते हैं, जितने भी एपिथेलियम की लेयर होती है उसमें दिखते हैं। तीसरे डिग्री में हमें ये दिखता है कि जितना भी थिकनेस है स्किन का उसमें ये हमें देखने मिलता है नेक्रोसिस। और लेटर ऑन ये चांसेस भी हैं कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में ट्रांजिट हो जाए, वहाँ तक पहुँच जाए सबक्यूटेनियस में फ्रॉम दी एपिथेलियम, तो ये इंपॉर्टेंट है। चौथा होता है नेक्रोसिस पूरे लिम्ब के टिश्यू में फैल जाना, तो ये 4 डिग्री के हिसाब से बताया गया है। पहला होता है नॉर्मल रहता है, उसमें नेक्रोसिस नहीं होता है। दूसरे वाले में देख सकते हैं कि नेक्रोसिस एपिथेलियम लेयर होता है। तीसरे में नेक्रोसिस एपिथेलियम से सबक्यूटेनियस में पहुंच जाता है और चौथे में पूरा नेक्रोसिस हो जाता है, पूरा लेयर नेक्रोसिस से घिरा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं। पैथोजेनेसिस डिपेंड होता है कि आप जो टेम्परेचर आप एक्सपोजर में हैं, कितने नंबर है, कितना रेंज है उस टेम्परेचर का, तो उसके बारे में बताया गया है। वो 3 वेराइटीज़ में इंक्लूड किया है। पहला है टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्री और उससे कम। टेम्परेचर इतना दे दिया -30 डिग्री या उससे कम, तो हमें ये देखने मिलता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन जितने भी वो डीनेचुरेट कर जाते हैं
और लिपोप्रोटीन या जो कोलेडल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद लेटर ऑन ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस रिवर्स नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मेनली देखा जाए तो हमारे एरिया में ये फ्रॉस्टबाइट बहुत कम देखने मिलता है। दूसरा है कि अगर हम टेम्परेचर -30 पर रखें तो क्या क्या चेंजेस मिलेगा। वेस्कुलर, न्यूरो रिफ्लेक्टिव और न्यूरो ह्यूमरल डिसऑर्डर्स हमें देखने मिलेंगे वेसल्स के, या जो न्यूरो रिफ्लेक्टिव है, जो क्योंकि हमें सेंसेस ही नहीं पता चलते हैं इतने कम टेम्परेचर में क्या फील हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा आता है कि जब हम लो टेम्परेचर पर देते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये एक तरीके का इरिटेशन प्रोवाइड करेगा, और जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा, और जल्दी से इसमें रिफ्लेक्स एक्शन शो होगा ही। अब इसके क्लिनिकल और डायग्नोसिस फैक्टर देखते हैं, तो मेनली 2 पीरियड में इसके बताया गया क्लिनिकल और डायग्नोसिस। पहला होता है प्री रिएक्टिव पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है कि जो कंडीशन रहती है ना, वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन रहती है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत लो रहता है बॉडी में, और हमें ठंड ऐसा फील होता रहता है, सेंसेशन एकदम कम हो जाता है। और दूसरे जो रिएक्टिव पीरियड तब स्टार्ट होता है जब वो जो ठंड कंडीशन होती है वो धीरे से जब वार्म में कन्वर्ट हो जाए, तब ये पीरियड बिगिन होना शुरू होता है। और मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं क्या क्या हमें चेंजेस देखने मिल सकते हैं इस सब पीरियड में। जो प्री रिएक्टिव है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें मिलेंगे। ये पहला होता है हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है, और इसमें क्या होता है कोल्ड फीलिंग आती है, और पैरेस्थेसिया अपीयरेंस होता है, मतलब टिंगलिंग, बर्निंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, इस सब में हमें पैरेस्थेसिया अपीयर होना शुरू होता है। और इसमें ये भी होता है कि जो सेंसिटिविटी होती है वो पूरी लॉस हो जाती है। स्किन वाइट अपीयरेंस होता है, जो पेरिफेरल वेस्कुलर स्पाज्म अपीयर करता है। अगर ये पीरियड ज़्यादा रहा तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन का रूप ले लेगा, वापस रिवर्स नहीं हो पाएगा। जब भी हम इसके जो कॉजिंग फैक्टर को उसको निकालेंगे तो वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसका अगर ज़्यादा टाइम तक इसको रखें तो इसकी सेवेरिटी, इसका ज़्यादातर चांसेस क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जनरल हाइपोथर्मिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रिवर्स करना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव पीरियड्स जब मैंने बताया था कि ये तभी चालू होगा जब हमारी टिश्यू वार्म होना शुरू होगी। अब इसकी सेविटी क्या होता है, इसमें टॉक्सेमिया होगा और सेप्टिकोपाइमिया होगा या सेप्टिकोटॉक्सेमिया होगा। टॉक्सेमिया मतलब टॉक्सिक कंडीशन शुरू होने लगेगी ब्लड में, और सेप्सिस भी जनरेट होना शुरू होगा, और इसकी कंडीशन धीरे धीरे वर्थ होती जाती है, और धीरे धीरे इसमें हमारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू करता है। ये जैसे किडनी हो गया, लीवर, फिर मायोकार्डियम या ब्रेन है, उसके अंदर भी चेंजेस हमें देखने में मिल जाते हैं, जो नेगेटिव चेंजेस होते हैं। और उसके बाद पेन भी शुरू हो जाता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है, स्किन पूरी नीली पड़ जाती है, एडिमा हो जाता है। और देखा जाए तो पैरेस्थेसिया तो होता है, जो पिछले वाले में भी था, टिंगलिंग अपीयरेंस। और ये चीज़ें हैं कि इसको अगर हम जल्दी से ठीक ना करें तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन में भी पहुंच जाएगा। और जो रिएक्टिव पीरियड है इसके 2 पीरियड में डिवाइड किए हैं, अर्ली और लेट। अर्ली पीरियड होता है अप टू 5 डेज़, और लेट पीरियड होता है आफ्टर द 5 डेज़। आप देख सकते हैं कि जो फ्रॉस्टबाइट है लोअर लिम्ब का कैसा है, कैसा देख सकते हैं आप, कैसी कंडीशन हो जाती है इस चीज़ में। पूरी टिश्यू फ्रॉम द एपिडर्मिस टू द सबक्यूटेनियस टू द डर्मिस, होल डेप्थ ऑफ द स्किन गेट डैमेज और द टिश्यू गेट डैमेज। अब डायग्नोसिस आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं डायग्नोस करने के। सिंटियोग्राफी ये इंपॉर्टेंट मेथड है, कैपिलरोस्कोपी, फिर थर्मोग्राफी, फिर रियोवेसोग्राफी, डोप्लेरोग्राफी, एक्सरे एंजियोग्राफी, स्किन इलेक्ट्रोथर्मोमेट्री, ये सब चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें डायग्नोस करने के लिए। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि जो प्री रिएक्टिव पीरियड है, जैसे मैंने बताया था, ये हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है। इसमें जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है कम ही रहता है। इसमें एक शॉक एक कॉम्प्लिकेशन अपीयर हो सकता है। और जो अर्ली रिएक्टिव पीरियड है इसमें शॉक के साथ टॉक्सेमिया भी होता है, विथ पॉसिबिलिटी, चांसेस ये रहता है कि जो हमारी किडनी या लीवर है वो फेल हो सकते हैं। और लेट पीरियड में इसमें पुरुलेंट कॉम्प्लिकेशन होना शुरू करते हैं, मतलब पस जमना शुरू हो जाते हैं, जो फ्लैगमॉन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, सेप्सिस, ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अब बताएं इसका फर्स्ट एड क्या होता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए ताकि उसको एलिमिनेट कर सके, या उसको क्लीन कर सके, या उसको सेव कर सके, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा सकें। फर्स्ट एड में ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी डैमेजिंग फैक्टर है उसको एलिमिनेट कर दो। उसमें जो
क्लोथ हैं उसको चेंज कर दो वार्म क्लोथ के साथ, उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराओ, रिलीव मेडिसिन, पेन किलर्स वैसा कुछ अगर उसे पेन हो रहा है, और जहाँ उसका जो पार्ट अफेक्टेड है उसमें आप वार्म चीज़ें लगा दो, ताकि जैसे वार्म बैंडेज आता है, थर्मल इंसुलेशन बैंडेजेस आता है, और जब आप उसको बाथ दोगे तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाओ, सडन मत बढ़ाओ नहीं तो उससे डैमेज बढ़ सकते हैं। और टेम्परेचर भी आप धीरे धीरे 22 से 24 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हो टू 36 डिग्री सेल्सियस, 1 से 2 घंटा कंटिन्यू देते रहो। फिर लेटर ऑन उसको कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक्स यह सब पिलाते रहो, या समटाइम वी कैन यूज़ द वोडका और अल्कोहल कंडीशन टू स्टेबलाइज। उसके बाद आता है प्री रिएक्टिव में। प्री रिएक्टिव पीरियड में क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? इसमें हम दे सकते हैं कि जो एंटी स्पाज्मोलिटिक्स ड्रग्स होती हैं, जो पेपेवेरिन ये सब होती हैं, वो आप दे सकते हैं। एंटी प्लेटलेट एजेंट दे सकते हैं, वो ड्रग जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके, जैसे कि ब्लड फ्लो को प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके, उसको दे सकते हैं। कुछ फर्स्ट पार्ट में हम एंटी कोगुलेंट भी दे सकते हैं, और कुछ में हम नोवोकिन भी यूज़ कर सकते हैं। जो नोवोकिन ब्लॉकेट होते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरल ट्रीटमेंट तो ये होता है कि इसको एनाल्जेसिक दे दो, सिम्टोमेटिक थेरेपी दे दो, जो सिम्टम की बेसिस पर कि क्या क्या सिम्टम्स अपील होता है उसके बेसिस पर हम थेरेपी दे सकते हैं, और टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस ये सब दे सकते हैं। रिएक्टिव पीरियड में आप देख सकते हैं कि जो जनरल ट्रीटमेंट होती है वो होती है वार्म कर दो, क्योंकि ये पीरियड चालू तभी होती है जब वार्म हो जाती है हमारी बॉडी, तभी ये पीरियड चालू होती है, और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको नॉर्मलाइज करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो डिटॉक्सीफाई करता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू हम दे सकते हैं, या ब्लड सब्स्टिट्यूट के थ्रू दे सकते हैं, और एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। और इसके लोकल ट्रीटमेंट होते हैं जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती हैं, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 डिग्रीज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी वुंड टॉयलेट, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सिंपल सा आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, जो भी अफेक्टेड है उसको साफ़ कर सकते हैं, और उसमें बैंडेजेस लगा सकते हैं विद एंटीसेप्टिक्स, और जो बबल्स क्रिएट हुए हैं, छोटे छोटे एडिमास हैं, उसको आप कट कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको ड्रेसिंग कर सकते हो विद ऑइंटमेंट। दूसरा होता है कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो 3rd डिग्री और 4th डिग्री के लिए मेनली यूज़ होता है। नेक्रोटॉमी में आप देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट वीक तक होता है, जिसमें लॉन्जिट्यूडनल डाइसेक्शन कर सकते हैं, कि जो इंटरडिजिटल जो फिंगर या जो फेरेंजेस होते हैं इसको हम डाइसेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया नेक्रोटॉमी। नेक्रेक्टॉमी में क्या होता है, ये 2 से 3 वीक में होता है। इसमें ये रहता है कि जो नेक्रोटॉमी होता है वो 1 वीक में होता है। इसमें ये चीज़ें होती हैं कि जो लॉन्जिट्यूडनल डाइसेक्शन हम इसमें करते हैं, किसमें, इंटरडिजिटल और इंटरफेरेंजेस में, उंगलियों में, टू ब्लीडिंग टिश्यू को निकाल सकें, और ये इंपॉर्टेंट है नेक्रोटॉमी में। और नेक्रेक्टॉमी में ये नेक्रोसिस के लिए होता है। जो नेक्रोसिस में ये 2 से 3 वीक के लिए होता है। इसमें होता है जो डेड टिश्यूज़ होती है, जो एरिया नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो गया उसको निकाल देना। एम्पुटेशन में क्या होता है कि इसमें ये लास्ट करीब करीब स्टेज होता है। इसमें ये होता है कि जो इन्फ्लामेटरी पार्ट है उसको पूरा काट के निकाल देना, जितना डिमार्केशन लाइन तक चीज़ें होती हैं उसको काट के निकाल देना। और लास्ट होता है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। इसमें क्या होता है, वापस चीज़ों को लगाना, वापस चीज़ों को फिट करना आफ्टर द एम्पुटेशन, ये चीज़ें आती हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।